2026 आ गया है, अभी भी इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया? वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता क्रिकेट में, सो उस टाइम तक इंडियन फुटबॉल और क्रिकेट का सेम सिचुएशन था। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि यार हम बच्चों को अपने फुटबॉल में डालें या ना डालें। 15 साल तक हर साल रियलायंस से एआईएफएफ को 50 करोड़ मिलता रहा। डू यू थिंक वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे यूज़ हुआ? भाई क्रिकेटर में कैसे उनको सब फैसिलिटीज़ मिलती है, पैसा मिलता है, वही ट्रांसफॉर्म करो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को। रिलायंस जैसे नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँगा। 100 करोड़ चिल्लर है उस लेवल के लिए। इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यहाँ पर गालियाँ देने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचनी शुरू कर देते हैं, तो वो करके तो कुछ मीनिंग नहीं है। आज मेरे पास तो सबकी कुंडली है, मैं देख रहा हूँ, चाहे प्लेयर हो, चाहे कोच हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, पर मैं क्यों बोलूँ, क्या फ़ायदा उसका बोल के। तो इंडियन फुटबॉल करप्ट है? अरे करप्शन कहाँ नहीं है यार, फीफा में भी साला करप्शन होता है। इंडिया में सिलेक्शन टैलेंट से होता है या नेटवर्क से होता है? कि रंजीत बजाज ने बोला है कि 2034 में वो इंडिया टीम को वर्ल्ड कप तक लेके जाएगा और 2036 में वो ओलंपिक जो होने वाला है इंडिया के अंदर, उसमें वो इंडिया को एक मेडल भी जितवाएगा। आपका क्या कहना है इसमें? सर, एक बहुत सिंपल सा सवाल है। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन 2026 में भी फुटबॉल में क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक स्पोर्ट आसमान में है, दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है दोनों स्पोर्ट में एक ही देश के अंदर? इसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। आज के हमारे गेस्ट के पास एएफसी प्रो डिप्लोमा है, फीफा इंस्ट्रक्टर कोर्स है, एएफसी इंस्ट्रक्टर है, इंडियन नेशनल टीम से लेकर मोहन बगान, उड़ीसा एफसी, महिंद्रा यूनाइटेड, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और चेन्नई एफसी तक का वो कोचिंग एक्सपीरियंस है। 50 साल हो गए सर आपको, 50 साल से इंडियन फुटबॉल को अंदर से देख रहे हैं आप। यस। यस। मिस्टर संतोष कश्यप जी, वेलकम सर। थैंक यू जतिन, वेरी मच। लेकिन आज हम उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आज हम इंडियन फुटबॉल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सो सर, फर्स्ट जाते हैं वर्ल्ड कप पे कि 2026 आ गया है, अभी भी इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया? देखो, जो फुटबॉल है, ये जितना बड़ा हमारा देश है ना, उतना ही बड़ा इसका आंसर बोल सकते हैं। क्योंकि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इसके इस 100 ऑफ क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। सो मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि अभी आपने जिक्र किया और मैं भी बात कर चुका हूँ, 83 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता क्रिकेट में, सो उस टाइम तक इंडियन फुटबॉल और क्रिकेट का सेम सिचुएशन था। उनमें भी कोई ज़्यादा मार्केटिंग, कोई एजेंडा नहीं था और ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि भाई एक बार पहले तुमको परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपने आप लाइनें खुलती हैं। तो वो हो गया क्रिकेट का, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बन गए, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेस्ट इंडीज स्ट्रॉन्ग कंटेंट थे, हम तो थे स्कूल में तब, याद है मेरे को। सो हमने देखा और उन्होंने वो जीता, कपिल देव की कैप्टन थे। और उसके बाद सब आना शुरू हो गए, स्पॉन्सर्स, मनी फ्लोइंग, एवरीथिंग, और आईसीसी बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट। वहाँ से उन्होंने अपना सिस्टम बनाया और उसको अचीव किया, और वो आज तक चल रहा है। दूसरे स्पोर्ट्स में वो हो नहीं पाया। अभी आप फुटबॉल का बोल रहे हैं, हॉकी का तो और भी बुरा हाल है। सो ये एसोसिएशन के ऊपर है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसके ऊपर है, प्लस गवर्नमेंट से भी सपोर्ट है। सो ये ओवरऑल एक छोटा आंसर नहीं है, इसके बहुत रीज़न है। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, जियोग्राफिकली इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और सब अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं बेस्ट। अब मैंने, आपने बोला 50 से, भाई मैं तो बचपन से देख रहा हूँ फुटबॉल, दिल्ली से मैं हूँ, नॉर्थ से। सो वहाँ से फिर मैं मुंबई आ गया, सो नॉर्थ वेस्ट, फिर मैं कोचिंग के लिए ईस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और अपना रॉयल वोइंदोंग जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है अभी, जहाँ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्लेयर है। फिर मैं चेन्नई एफसी में साउथ में भी था, फिर उड़ीसा में भी था। सो मेरा ओवरऑल इंडिया का एक्सपोजर है। प्लस मैं तो बचपन से फिर दिल्ली से खेला, फिर इंडिया से खेला, जूनियर, सीनियर, फिर कोचिंग। सो सब हम कॉर्नर में सब फुटबॉलर्स हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, हम सब अच्छे फ्रेंड्स हैं सब। और ये तो वो ही है रीज़न कि भाई ये क्यों नहीं है, वो इसका रीज़न यही है कि भाई उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, एसोसिएशन को करना पड़ेगा, मोर कॉरपोरेट्स आने चाहिए। फंड इज़ द मेन थिंग। आज क्रिकेट क्यों सबसे रिचेस्ट हमारी आईसीसी बन गई है, क्योंकि उन्होंने वैसे हमको भी वैसे कॉपी पेस्ट ही तो करना है।
वैसे हमने कोशिश करनी है। अभी वो रिलायंस आए थे, उससे पहले जी वाले भी आए थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था आई लीग को। वो अपने लिमिटेशन के हिसाब से इन्वेस्ट किया, एक लेवल सर्टेन अचीव किया, तब हमने इंट्रोड्यूस किया आई लीग। पहले तो नॉर्मल टूर्नामेंट्स होते थे, फिर आई लीग हुआ एएफसी के गाइडलाइन में। फिर उसके बाद वो चले गए, फिर आई एयरटेल, वो भी सक्सेस नहीं कर पाए। फिर बाद में रिलायंस ने अचीव करने की कोशिश की लास्ट 15 ईयर्स में, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो फंड दे रहे थे 50,000 रुपीज़ एवरी ईयर। सो पर वो दैट्स नॉट सफिशेंट। अभी वो जब रिन्यूअल होने का टाइम था तो एक लेवल जो आई लीग का अचीव किया था ज़ीरो से, फिर उसका नेक्स्ट लेवल बना था आईएसएल। अब वो सिचुएशन में बैकफायर हो गया, वापस वो पीछे चले गए। अभी वो वापस अनसर्टिनिटी है कि भाई कौन लीग चलाएगा, कैसे चलाएगा, फंड आएगा। सो अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो ऐसे सेटबैक्स मिलते रहते हैं जिसकी वजह से सफ़र करता है पूरा गेम, चाहे वो फिर प्लेयर्स है, कोच है, एट लास्ट तो वही हैं, और फैंस लोग देन गेट फ्रस्ट्रेशन ओनली। सो दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट योर्स तो दिस आंसर। इसमें अगर कोई एक रीज़न चुनना हो, सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है? ना जी ना, एक रीज़न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। अब अलग अलग सबके हर 500 किलोमीटर में जाओ आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना पीना चेंज हो जाता है। हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है छोटी छोटी, वैसे देश में तो हमारे स्टेट है। आप जाओ पंजाब में, कितना टैलेंट है, भरमार है, इतनी टीमें होती थी सब बंद हो गई। आप ईस्ट में जाओ, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ भी बहुत टैलेंट है। वेस्ट में बहुत टैलेंट है, महाराष्ट्र में बहुत टैलेंट है, साउथ में इतना टैलेंट है, पैशन है, सब कुछ है। बट सब बटे हुए हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जब एक साथ करने का काम आता है तो फिर वहाँ फेलियर ही अचीव होता है। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है। सो कि कोशिश सभी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर जी भी ट्राई कर रहे हैं। हमारे कल्याण चौबे जो फुटबॉलर हैं, उससे पहले प्रफुल्ल पटेल थे, वो लेके आए रिलायंस को, उन्होंने उस अच्छी कोशिश। पीरेजाज मुंशी थे उससे पहले, उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की। सो सेक्रेटरी में अभी सत्यनारायण में दोनों से मिला। कल्याण चौबे तो अपने साथ ही खेला हुआ है, फिर मैं कोच बना तो वो साथ में ही था, तो उसको भी अच्छी ट्राइंग इज़ बेस्ट। सत्यनारायण 24 आवर्स काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ की बात कर लो, मैं वेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर अपना महाराष्ट्र में वो किरण जी हैं, प्रफुल्ल पटेल, वो अपनी ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं आदित्य ठाकरे, अभी वो ग्राउंड का इशू चल रहा है नेवल डिसूजा ग्राउंड का, कि वो उसको कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहते, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आदित्य जी। सो सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें प्लेयर्स भी हैं, चाहे कोचेज़ भी हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक टेक द एग्जाम्पल ऑफ जापान अच्छा फुटबॉल खेला, पर भाई जब वो हार गए तो सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे से बेटर टीम्स थी वहाँ पर, और वहाँ पर नॉर्मलाइज हो गई सिचुएशन। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, यहाँ वेट करते हैं कि कब थोड़ा सा वो अभी प्लेयर हमारे इंडियन ख़राब खेलने लगे एक मैच में, तो सब गालियाँ देने शुरू कर देते हैं उनको। तो कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है, नो मॉरल ही है। कुछ पैसे की थोड़ी बात है तो उनको लगता है हम बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है उन प्लेयरों को, उनकी सैलरी कट हो जाती है। सो फिर पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि यार हम बच्चों को अपने फुटबॉल में डालें या ना डालें। सो दे लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, या तो स्टडी में जाओ, इंजीनियर बनो, या दूसरी फील्ड में जाओ, या क्रिकेट खेलो। सो ऐसे बहुत रीज़न है, एक रीज़न बोलना तो जस्टिफाई नहीं होगा। अभी आपने रिलायंस की बात करी थी, तो 15 साल तक हर साल रिलायंस से AIFF को 50 करोड़ मिलता रहा। डू यू थिंक वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे यूज़ हुआ? एब्सोल्युटली भाई, हमारा मैं बताया ना कि एक ज़ीरो लेवल था जब टूर्नामेंट्स होते थे, उसके बाद आई लीग इंट्रोड्यूस हुई जब जी वालों ने स्पॉन्सर किया। सो उससे एक बेंचमार्क बना हमारा। तो जो वो हमारी चॉइस नहीं थी, वो फीफा के अंडर AFC की गाइडलाइन में कि भाई तुमको प्रोफेशनली रन करना पड़ेगा। सो जहाँ पर पहले तो सब क्लब गवर्नमेंट क्लब होते थे, तो उनको क्या प्राइवेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहाँ सबके स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, सबके स्टॉक्स हैं। सो उसको प्राइवेट कंपनी बनाना पड़ेगा। सो जिसमें बहुत एडवर्स सिचुएशन आई कि भाई कोई एग्री नहीं थे इसमें बहुत, तो उसके हिसाब से वो एक बेंचमार्क सेट हुआ, तो आई लीग बनी। अभी आई लीग बनी तो उसके नेक्स्ट लेवल के लिए वो जो रिलायंस ने किया, वो उन्होंने
आईएसएल को इंट्रोड्यूस किया और वो पैसा गया और फर्स्ट ईयर में तो सब टॉप स्टार आए। मैं भी जब नॉर्थ ईस्ट का कोच बना, इंडियन कोच, तो फारियस जो टॉप कोच है वेनेजुएला का, जो जोज मैरिनो के साथ स्टडी किया हुआ, वो आया था भाई टॉप कोच। तो ऑल टॉप कोचेस आए थे वहाँ से, स्टार मर्की प्लेयर्स को लिया था। लेकिन वही हो गया कि उनको एक्सपेक्ट हुआ था कि जो मिलना चाहिए था वो ऐसा लगता है मिला नहीं, एंड देन वो डिप होके डेटोरेट होती गई सिचुएशन। और अभी ये सिचुएशन जब रिन्यूअल होके आगे बढ़ना था तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। अभी नाउ AFF वांट्स टू डू देयर वे। सो ऐसे बहुत रीज़न है जिसकी वजह से हम जाते हैं और देन बैकफायर होके फिर पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। और पर अगर वो कम बैक टू योर क्वेश्चन, तो वो जो पैसा है उसका प्रॉपर इन्वेस्ट हुआ है। आई लीग में 2-2 बजे मैच होते थे आर्टिफिशियल टर्फ में, सॉल्ट लेक स्टेडियम में या दूसरी सिटीज़ में, एम्प्टी स्टेडियम होते थे। ISL आने के से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। टाइमिंग ऑफ द मैच वेरी इंपॉर्टेंट, 7 o'clock मैचेस प्राइम टाइम में शुरू होने लग गए। मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, 5 स्टार में रहने लग गए सब क्लब। जो एक पहले हम जब इंडिया के लिए जाते थे तो 2-3 दिन के लिए जाने को मिलता था, यहाँ तो सब फ्लाइट से तो आई लीग में भी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ 5 स्टार का एक फैसिलिटीज़ मिलने लग गई, अच्छी ट्रेनिंग पिच हो गई, सब फैसिलिटी हो गई, प्रॉपर स्टाफ हो गया। नहीं तो पहले तो कोच ही सब कुछ कर रहा है, वही गोलकीपर कोच है, वही असिस्टेंट कोच है। तो ये प्रॉपर जो कोचिंग स्टाफ आ गए, रिहैब के लिए एक फिजियो होता था, अभी 4-4 5-5 हो गए। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो जो स्क्वाड होता है उसमें जो टीम ऑफिशियल स्क्वाड होता है, ब्लडी मोर देन प्लेयर्स। वहाँ उनका केयर करना पड़ता है भाई। साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो यहाँ पर तो अभी तक पहुँचा नहीं है, अभी तक तो वो काम कोच ही करता है या फिर फिजियो वगैरह करते हैं या असिस्टेंट कोचेस करते हैं। तो प्रॉपर स्टाफ हो गया, तो मर्की प्लेयर्स आने लग गए, अच्छे प्लेयर्स आने लग गए जो फेड आउट, जिनका कैरियर वहाँ होता, क्योंकि वहाँ तो अभी मिलियंस में मिलता है पैसा, यहाँ पर तो ज़रा लैक्स में मिल जाए तो उनको लगता है बहुत ज़्यादा देने लग गए हम। सो भाई हमको वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा प्लेयरों का, कोचेस को, उनको और पंप करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए सिंपल सामने तुम्हारे है क्रिकेट। भाई क्रिकेटर में कैसे उनको सब फैसिलिटीज़ मिलती है, पैसा मिलता है, वही ट्रांसफॉर्म करो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को और दूसरे स्पोर्ट्स को भी, हॉकी को भी करो। सो क्यों नहीं अचीव करेंगे हम बेस्ट उसमें। अगर आपको 100 करोड़ मिल जाए आज, या फिर आपको आज बोला जाए कि इंडियन फुटबॉल का बजट आपको कंट्रोल करना है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं होएगा 100 करोड़ में, 100 करोड़ में कुछ नहीं होएगा। और ये लॉन्ग टर्म है। अभी रिलायंस जैसे नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँगा। रियलिस्टिक बात ये है ना, उन्होंने भी 1500 करोड़ पंप किए 15 साल के लिए, एक सर्टेन लेवल तक अचीव किया, पर वर्ल्ड कप तो अचीव नहीं कर पाए। आज भी हम 100 या 30 उसके 30-150 की रेंज में ही घूमते रहते हैं। भाई जज तो तुम्हारा रैंकिंग से ही होएगा ना, तुम कितना अच्छा कर लो, पर जो तुम्हारी नेशनल रैंकिंग है फीफा में, उसके हिसाब से ही जजमेंट आता है कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन है या नहीं है। तो उसमें वो कहाँ है, हम 138 हैं, 48 कंट्रीज़ खेलते हैं, तो कर सकते हैं। तो सब कुछ करना पड़ेगा, सब चीज़ जो भी है उसको इम्प्रूवाइज़ करना पड़ेगा। 100 करोड़ चिल्लर है उस लेवल के लिए। पहले जो प्रायोरिटीज़ थी, इन्वेस्ट कहाँ करना है पैसा अगर आया है तो क्या वो गलत थी? नहीं, मैं बोला ना, उन्होंने जिसने भी पैसा डाला और जिसने भी यूटिलाइज किया, अपनी लिमिटेशन के हिसाब से प्रॉपर किया है और उसका उतना ही रिजल्ट मिलना था, उतना ही अचीव करना था। अगर आपको उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो कंपेयर करो वर्ल्ड फुटबॉल जो नेशन हैं तो वो कितना खर्च करते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी घुमा सकते हैं कि भाई ये खिचड़ी भी है। अब कुछ नेशन ऐसे हैं कि पॉपुलेशन में साला हमारा एक स्टेट से भी कम है, उसकी फाइनेंशियली इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड कप खेल रहा है। हमारे पास सब कुछ हो गया, हम वो भी नहीं खेल पा रहे। अगर अब देखा जाए तो हमारा तो जितने बड़े बड़े स्टेट हैं, चाहे महाराष्ट्र है, बंगाल है, केरला है, पंजाब है, इन 4-5 स्टेटों को ले लो चलो, तो ये तो यूरोपियन कंट्री से कितने बड़े हैं, हर चीज़ में, पॉपुलेशन में, इकोनॉमिक में, सब कुछ है, टैलेंट में भी है, लेकिन उनके पास सिस्टम है, क्योंकि वो एक छोटा कंट्री है, मैनेज हो पा रहा है, यहाँ पर नहीं हो पाता है। अभी यूपी से हमारे इतने फुटबॉल प्लेयर आते थे जब मैं महिंद्रा में था, सब खत्म हो गया। वहाँ हॉस्टल का सिस्टम था, वहाँ से डेवलप होते थे, फिर वो आते थे। सो भाई ये जो ISL है, ऐसी ISL हर स्टेट में होनी चाहिए।
तब जाके हमारा पुल ऑफ प्लेयर बड़ा बनेगा, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर फुटबॉल और ग्रो होएगा। एंड देन टॉप लेवल पे हमारे पास सिंपल एग्जांपल है ना, सुनील छेत्री को एज ऑफ 40 में अगर हमको एज ए स्ट्राइकर कम बैक रिटायरमेंट से बुलाना पड़े तो उससे समझता है ना यार हमारे पास पुल ऑफ प्लेयर ही नहीं है। तो ना कोच है वो बना पा रहे हैं और ना प्लेयर हैं जो बन पा रहे हैं। सो ये बहुत खिचड़ी वाला क्वेश्चन है कि भाई ये छोटी छोटी कंट्री कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी है अपने फुटबॉल को, हम नहीं दे पा रहे। हम क्रिकेट को दे रहे हैं या दूसरी और फोकस में हैं। इकोनॉमिकली भी हम इतने गरीब तो नहीं हैं, और जो बच्चे आते हैं गरीब उनको लगता है कि भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं तो, पर वो वर्ल्ड लेवल के हिसाब से नहीं है। अगर हम वी हैव टू फेस, सो फिर हमको वर्ल्ड लेवल की, हम बीच में फंसे हुए हैं। हम इतने पुअर भी नहीं हैं और इतने रिच भी नहीं है, तो इसलिए बीच में ही घूम रहे हैं। जैसे केप वर्दे की किसी ने नाम भी नहीं सुना था। यस, किसी ने नाम और नहीं छोटी सुना सी था। कंट्री है। यस, पॉपुलेशन तो ऐसे देखोगे तो बहुत कितनी है। कम नॉर्वे देखो ना, नॉर्वे अगर छोटी छोटी कंट्री हैं यूरोप की, सो बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई दे लव फॉर द गेम एंड दे वांट टू डू एवरीथिंग। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा झूठ क्या है? झूठ तो यार क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ। ये है कि यार बहुत चीज़ें हैं कि हाँ, जब पावर में नहीं होते हैं तो बहुत बात करते हैं, जब पावर में आते हैं फिर अपने बेनिफिट की बातें करते हैं। एज चीटिंग बहुत है यूथ लेवल में, बहुत इश्यूज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में लैकिंग है, फैसिलिटीज़ में। अभी हम आईएसएल की बात कर रहे हैं, तो आईएसएल में तो ठीक है भाई, फ्लाइट से है, 5 स्टार है, टॉप टाइम पे मैचेस हो रहे हैं। व्हाट अबाउट डाउन द लाइन? आप नीचे ग्रास रूट से शुरू करो। आज भी अनरिजर्व में जाते हैं बच्चे यू स्कूल खेलने, आप पूछ लेना, स्कूल लेवल में खेल रहे हैं, ग्राउंड कंडीशन बराबर नहीं है, मैचेस कैसे भी चल रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना है, कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसे खेलना है वो भी मालूम नहीं है। अभी मैं नेशनल टीम का कोच था तो ट्रांजिशन का तो मालूम ही नहीं है, वो नेशनल प्लेयर्स हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं। सो वो भी लैकिंग है। सो हर लेवल पे हमको अचीव करना पड़ेगा, तो चाहे वो ग्रास रूट हो, यूथ लेवल हो। अभी यहाँ पर बहुत बच्चे जो यूथ अभी यहाँ ग्रास रूट एक फॉरेन कोच आता है वो बोलता है ग्रास रूट में करो, ग्रास रूट करते हैं काम ग्रास रूट में। पर मेरे ख्याल से जो यूथ टू सीनियर लेवल है ना ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जहाँ हमारा बहुत टैलेंट लॉस्ट आउट हो जाता है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। अभी जॉन अब्राहम इतना अच्छा प्लेयर था, रणबीर कपूर अच्छा खेलता था, और जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ ये इतना अच्छा प्लेयर थे, अभिषेक बच्चन, ये सब खेलते हैं, संडे को यहाँ पर खेलते हैं। पर क्यों नहीं बने भाई फुटबॉल प्लेयर? उनको मालूम दिखा कि भाई वहाँ पर तो फिर जो हम अचीव कर सकते हैं इस लाइन में हम वहाँ नहीं कर पाए। अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं है उस लेवल की। अपॉर्चुनिटी तो है एक गरीब बच्चे के लिए, ठीक है, बट ये भी टैलेंटेड था। मैं देखा उसको खेलते हुए, बहुत अच्छा खेलता है वो टाइगर श्रॉफ। तो अब उसने अपना ही क्लब खोला, जब मन करेगा तब खेलूँगा, दूसरे में मैं जाऊँगा तो क्या खेलूँगा और क्या कमाऊँगा और क्या निचोड़ूँगा, ऐसी बात है। सो वैसा जब वो लेवल के हम अपॉर्चुनिटी देंगे, पेरेंट्स आजकल बहुत ओरिएंटेड है, यूथ लेवल में ग्रास रूट में बेचारे खुद लेकर आते हैं बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। आप देखो मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया में। बट जब लेटेस्ट स्टेज में देखते हैं कि यार आगे तो साला स्ट्रगल ही दिख रहा है, तो फिर वो बच्चा जो गरीब बच्चा होता है वो फिर कॉल्स, उसको रोजी रोटी की पड़ी है, वो कॉल सेंटर में जाके काम करता है और फिर एज ए हॉबी खेलता है। और जो रिच है वो अपने बिजनेस में लग जाता है फिर टाइम पास के लिए। जैसे एवरी कॉर्नर में आजकल 5-a-side टर्फ है आर्टिस्ट, उसमें खेलते हैं फ्रेंड्स लोग, हो गया। सो वहाँ लॉस्ट हो जाता है टैलेंट। उनको वहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी देनी है यूथ से सीनियर के लिए। वहाँ पर उनको लगना चाहिए कि हाँ यार मैं आफ्टर 10 years अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि लाइफ शॉर्ट है ना, 10 to 15 years खेल सकते हैं। अभी मैनी प्लेयर्स जो अंडर 17 के थे, वर्ल्ड कप खेले थे इंडिया के, वो सब जॉब लेके, गवर्नमेंट जॉब लेके, क्योंकि आगे का कुछ ठिकाना ही नहीं है। वो खेलना तो 30-35 सकते हैं, उसके बाद क्या करेगा? इतना पैसा मिलता नहीं है कि उससे वो अपनी लाइफ चला सके। और वहाँ फिर वो देखते हैं सर्वाइवल क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं बेटर भाई जॉब ले लो एक, और अपना फिर शांति से जीवन निकालो, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। अब वहाँ के लिए तो ऐसा नहीं है, अभी बाहर तो ऐसा है ना कि
मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं प्लेयर जब 10 साल खेल लेते हैं, तो दे हैव फ्रीडम, दे कैन चूज द लाइफ देयर वे टू वांट टू लीव, देन दे कोचिंग में आते हैं या दूसरे कुछ बिजनेस करते हैं, व्हाटएवर। एक बार फंड है तो कुछ भी कर सकता है ना। यहाँ वो सिचुएशन है ही नहीं। सो फिर एवरीबडी थिंक्स कि भाई सेफ लाइफ हो तो वो जॉब मेंटेलिटी रहती है कि जॉब करो और अपनी या तो टाइम पास के लिए खेलो, या थोड़ा सा खेल लिया है तो एक जॉब ले लो, और वो भी अभी बंद Settle हो हो गई है। जाओ। हाँ, क्योंकि बहुत जो कॉरपोरेट टीम थी, बैंक टीम थी, वो अभी जॉब देना बंद कर दी है। फ्यू रेलवेज वगैरह थोड़ी थी, पर उसका लिविंग स्टैंडर्ड वो लेवल पे तुम सोच ही नहीं सकते वर्ल्ड कप खेलने का, क्योंकि दूसरी कंट्रीज बहुत आगे निकल गई हैं। जैसा अभी आपने बोला कि जो लोग पावर में नहीं होते वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और जो लोग पावर में चले जाते हैं वो अपना बेनिफिट देखते हैं। सो इज़ इट रिलेटेड टू कल्याण चौबे और रंजीत बजाज? नो 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 नो, इट्स ओवरऑल यार। ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कल्याण चौबे से पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी तो अच्छे थे, प्रफुल्ल पटेल, वो क्यों नहीं करवा पाए? उससे पहले पीरेदास मुंशी भी थे। तो पर्टिकुलर पर्सन, अब पोस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी रंजीत बजाज को देख लो, बेचारा वो सर फोड़ता रहता है। मैं देखता हूँ उसकी रील कि भाई पहले वो उसको प्रेसिडेंट बनना था, वो कि मैं आई वांट टू कम का, अभी वो बोल रहा है मेरे को अंडर 15 का कोच बना दो। सो भाई ये इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ एक रंजीत बजाज से, एक रिलायंस से चलने वाला नहीं है। यहाँ चाहिए 100 रंजीत बजाज और कॉरपोरेट्स लाइक रिलायंस, महिंद्रा आना चाहिए, डेम्पो है, सलगांव का, ऐसे ऑल कॉरपोरेट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इतनी वास्ट है हमारी कंट्री, तब जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे। एंड नॉट ऑन टॉप लेवल, हम खाली आईएसएल के लेवल की बात करते हैं। वो सेम फैसिलिटीज़ कम डाउन टू ग्रास रूट, देन वी कैन क्रिएट प्लेयर्स ना, तभी अचीव कर पाएंगे। सो अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट रंजीत। वहाँ पंजाब के बच्चों के लिए भी करना चाहिए। वो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वहाँ ज़्यादा हैं, सो पंजाब के बच्चों के लिए भी करना चाहिए। अभी मैं बहनी साहब गया था, वो उन्होंने एकेडमी सेटअप की थी, नामधारी कम्युनिटी, उनकी हॉकी टीम थी बहुत। तो मेरा फ्रेंड है हरिंदर, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि संतोष मेरा फुटबॉल कोच है, साथ में हम थे महिंद्रा में। सो मैं देख के आया, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। और अभी मैं कोरोना के टाइम गया था, तो मैं उनको गाइड करके आया, ऐसा ऐसा। अभी उन्होंने अपना स्टेडियम बना दिया, और छोटे छोटे बच्चे, वो एक अलग कम्युनिटी है, और वहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। सो उन बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसकी चेन बननी चाहिए। सो ऐसी हर स्टेट में चाहिए ऐसी एकेडमी। जैसे अभी रिलायंस का बेस्ट सेटअप है मुंबई में, पर दूसरी जगह है ही नहीं। पहले, इससे पहले टाटा फुटबॉल थी एकेडमी, तो वहाँ से बहुत प्लेयर निकलते थे। फिर वहाँ जमशेदपुर टाटा क्लब आ गया, तो अभी वो साइड लाइन हो गया, तो अभी इतने प्लेयर आते ही नहीं है वहाँ से। सो ऐसी एकेडमीज़ हमारी हर स्टेट में होनी चाहिए, और उनको दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। टैलेंट बहुत है, प्लेयर्स आर बॉर्न प्लेयर्स। मेरा तो बिलीव ऐसा है, जो मैंने अपना फिलॉसफी में सीखा है। उनको प्रॉपर फिर इन्वायरमेंट मिले, ट्रेनिंग मिले, फैसिलिटी मिले, देन वी कैन ग्रो देम, अदरवाइज वी लॉस्ट। तो जो रंजीत बजाज बोलते हैं उनके कंसर्न सब वैलिड लगते हैं? ऑलमोस्ट, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। वो सब जगह लेके गया है और वहाँ परफॉर्म किया है उसने, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है एज ए इंडिविजुअल, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट वो अकेला इज़ नॉट इनफ। अगर उसने फोकस किया पंजाब में भी, तो ही कैन अचीव हिज बेस्ट। सो ऐसे हर स्टेट में आने चाहिए, तब जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है या एसोसिएशन की है? ये अनदर बिग क्वेश्चन। अभी कहीं एसोसिएशन तो स्लीपिंग एसोसिएशन है स्टेट में, ना लीग होती है ना कुछ होता है, और कुछ स्टेट में होता है। अभी यहाँ पर भी मुंबई में भी इस फुटबॉल तो रन हो रहा है, जो पहले लीग होती थी उसके हिसाब से तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन रन तो हो रही है, लीग खेलने को तो मिल रहा है। सो ऐसी स्ट्रॉन्ग लीग, लोकल लीग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक चैनलाइज करती है एकेडमी जैसा, तो वहाँ से जो प्लेयर बनेंगे वो जाएंगे फिर आईएसएल टॉप लेवल में खेलने के लिए। पर जब नीचे के लेवल में ही नहीं खेलने को मिलेगा, तो कहाँ से प्लेयर बनेगा? सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्लेयरों को खेलने को ही नहीं मिलता है नीचे के लेवल में, हम डायरेक्ट ऊपर के लेवल में देख रहे हैं। तो अभी आपने बोला कि रंजीत बजाज को पंजाब पे भी फोकस करना चाहिए, तो अभी उनका फोकस कहाँ है? नहीं, ही ट्राई टू
अभी मोस्ट ऑफ द प्लेयर उसके नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो पंजाब के प्लेयर कहाँ जाके खेलेंगे? समझ में आ रहा है? सो ऐसे हर स्टेट में, महाराष्ट्र के बच्चों को चांस देना चाहिए, बंगाल में बंगाल के बच्चों को चांस देना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में वहीं डेवलप करो ताकि वहाँ से यहाँ आना न पड़े उनको, तो क्योंकि फिर उनका चांस निकल जाता है ना। सो इसलिए आप देखोगे अभी बहुत कम प्लेयर हैं जो मुंबई से निकल रहे हैं, गोवा से निकल रहे हैं। गोवा से इतने पहले इंटरनेशनल होते हैं हमारे टाइम में, अभी नहीं आते हैं प्लेयर वहाँ से, क्योंकि डोमिनेशन मोस्टली नॉर्थ ईस्ट का है। वो सिंसियर बच्चे हैं, हार्ड वर्किंग है, तो वो वहाँ ऑल ओवर वो उन्होंने निकलना शुरू किया बाहर। तो जो उससे आज से 20 साल पहले तो नहीं था, तो वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब पूरा ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए, तब हम ग्रो कर सकते हैं। अब सब आपका अपना अपना एजेंडा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है। अभी जॉन अब्राहम ने वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ली, उसको डेवलप किया रीजन को, तो वहाँ से बहुत प्लेयर आ गए। अभी उन्होंने बहुत अच्छी सेटअप की है एकेडमी अपना मेघालय में। तो उनका ड्रीम है कि हम एक मैसी क्या 10 मैसी बना सकते हैं अगर प्रॉपर करेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तरह से लिमिट से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। सो इट विल टेक टाइम, बट जो कोशिश हो रही है दैट्स नॉट सफिशेंट आई बिलीव। उसको और स्ट्रांगली सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से मिलेगा तो फिर एसोसिएशन को उसमें करना चाहिए, प्लस कॉरपोरेट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्पॉन्सर बिना फंड के कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आज इस रूम में रंजीत बजाज, कल्याण चौबे दोनों आपके सामने आ जाए, क्या क्वेश्चन पूछोगे आप उनसे? क्या होगा आपके मन में उनसे पूछने को? कुछ नहीं यार, वो अपनी लिमिटेशन के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट सफिशिएंट टू अचीव वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन। उसके लिए बड़ा पिक्चर चाहिए, बड़ा रोल चाहिए। वो नहीं कर पाएंगे, अकेले फोड़ते रहेंगे सर, ऐसा मेरा मानना है। आप देख लो ना, 5 साल तो होने को आ गए, अभी क्या कर लिया। और मैं उससे पहले भी बोला ना, उससे जो ज़्यादा स्ट्रांगली प्रफुल्ल पटेल ने, तब भी नहीं अचीव कर पाए ना हम वर्ल्ड कप। अभी रिलायंस जैसे जो सबसे डोमिनेंस है अपना कॉरपोरेट वर्ल्ड में, उन्होंने आके ट्राई कर लिया, तो दूसरे तो क्या है, रंजीत बजाज, कल्याण चौबे, मेरे को या दूसरे किसी को बोलो, तो ये तो एक और सपोर्ट चाहिए। इंडिया हमारा कंट्री इतना वास्ट है यार, पॉपुलेशन हमारी इतनी वास्ट है, तो वो उसके लिए एक रिलायंस नॉट इनफ, एक रंजीत बजाज, कल्याण चौबे नॉट इनफ। हमको स्प्रेड आउट करना पड़ेगा एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, एंड ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा, कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा, तब जाके हम अचीव कर पाएंगे। और उसके लिए सिस्टमेटिक प्लान है। मैं जापान गया था 2014 में, उन्होंने 2050 का विज़न रखा है कि हम चैम्पियन बनेंगे 2050। द प्लेयर्स ब्लडी नॉट बॉर्न ओनली, उनके लिए उन्हें, और वो कर रहे हैं सिस्टमेटिक काम, और वो देखते हैं कि भाई दे एक्सेप्ट द फेलियर। ऐसी थोड़ी है वो कि भाई स्टेडियम साफ कर रहे हैं, मीन्स दे ह्यूमन हम्बल हैं कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई एक्सेप्ट किया, हाँ भाई हमसे अच्छी, हमने मेहनत की, अच्छा फुटबॉल भी खेला, पर जो जीता वो हमसे कहीं ना कहीं तो बेटर है। यहाँ पर गालियाँ देने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचनी शुरू कर देते हैं, तो वो करके तो कुछ मीनिंग नहीं है। आज मेरे पास तो सबकी कुंडली है, मैं देख रहा हूँ, चाहे प्लेयर हो, चाहे कोच हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, पर मैं क्यों बोलूँ, क्या फ़ायदा उसका बोल के, कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है। सो इट्स बेटर दे आर ट्राइंग विद देयर लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, जब कोशिश कर रहे हैं अपनी लिमिटेशन के हिसाब से, तो क्रिटिसिज्म करके क्या मीनिंग है, कुछ फ़ायदा नहीं है। सो यही है कि साथ में एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, एंड मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन। हम सिस्टम की बात करते हैं हर कोई इंडिया में, कहीं भी आप देखोगे कि जब इंडिया क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ या फिर कुछ भी होता है तो सिस्टम की बात करते हैं। तो इंडियन फुटबॉल करप्ट है? अरे करप्शन कहाँ नहीं है यार, फीफा में भी साला करप्शन होता है। एक स्मॉलर लेवल में जहाँ पैसा रहेगा थोड़ा बहुत करप्शन होता है। एक बिल्डिंग बनती है साला, उसमें करप्शन होता है, रोड बनता है उसमें करप्शन होता है, तो उसको थोड़ी तुम ब्लेम कर सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये आंसर तो इतना है, ये खिचड़ी जैसा है।
अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई प्लेयरों ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कोच ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यार हम अच्छे प्लेयर बनाएंगे, अच्छे करेंगे, तो भी चेंज हो सकता है। प्लेयर सोचने लगे साला मेरे को खेलना ही है, अच्छा खेलना है, तो उसके हिसाब से तो गरीब गरीब बच्चे, अभी एक खेल रहा था ना, इसको कितनी सपोर्ट मिली, केप वर्दे का गोलकीपर 40, बोजिनिया। दे अचीव एट 40। सो ऐसे प्लेयर्स भी अपना सोचे तो बन सकते हैं वो। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और आंसर भी वैसे ही है मेरे ख्याल से, कि ये किसी के पकड़ में आने वाले नहीं है, ये 100 ऑफ रीज़न हो सकते हैं, तो सब का अपना अपना व्यू बनता है। बट यही है कि हम साथ में मिलके काम करें तब कुछ हो सकता है। एक दूसरे की टांग खींचेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ब्लेम करेंगे, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। यस, और पीछे ही जाएंगे। हाँ। तो इंडिया में सिलेक्शन टैलेंट से होता है या नेटवर्क से होता है? दोनों दोनों होता है कि अभी मैं भी कोच बनता हूँ तो मेरे कोच प्लेयर हैं जो कुलीग, वो बोलते हैं यार सर ये प्लेयर अच्छा है, आप देखो, तो मैं देखता हूँ, पर मैं उसको ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ प्लेयर को भी और उस कोच को कि यार देख ये डिजर्विंग नहीं है। तो ये तो नेटवर्क, इसमें कुछ इशू नहीं है। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि प्लेयर, इट डजंट मीन कि जो रियल टैलेंट है उसको चांस नहीं मिलता है। अभी आई.एम. विजयन बहुत गरीब फैमिली से आया है, उसने अचीव किया बेस्ट। अगर वो गरीब फैमिली से अगर रहता था, अगर टैलेंट नहीं होता था तो आउट ही होता था ना, अगर उसको ऐसा फेवरिज्म होता था। सो टैलेंट तो कहीं छिपता नहीं है, आप हर फील्ड में ले लो, ये फुटबॉल में नहीं। अभी धनराज पिल्ले है, देखो वो भी हमारे साथ था, वो भी नीचे से आया, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। तो अगर हम उस लेवल पे कि हाँ जो रिच है उसको ही चांस मिलता है या जान पहचान वाला है, कब तक मिलेगा। मेरे कोच थे ओपी मल्होत्रा जी, सो वो कॉलेज के तो बेस्ट कोच थे, इंडिया वगैरह खेले थे। तो वो हमको बोलते थे, हमने एक बार हम मैच खेलने गए यूनिवर्सिटी का तो हार गए। सो सर उन्होंने हमको बहुत रफ़ किया, रेफरी ने ये किया वो किया, ऐसा करके हम हार गए। तो कहते तुम्हारे पैर तो नहीं बांधे थे उन्होंने ऐसा उन्होंने आंसर दिया और हम चुप। सो मेरे बात तो दिमाग में अटक गई, तो मैं फिर साला 2-3 घंटा इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता था, फिर एक किक की अपनी, और मैंने ड्रीम किया कि मैं इंडिया खेलूँगा। दिल्ली से जब तक उस टाइम इतने प्लेयर नहीं आते थे, और मैं खेला। सो ये प्लेयर के ऊपर भी है भाई, तुम कैसा अपने आप को एक्सेप्ट करते हो एंड देन चैलेंजेस ले सकते हो। सो बहुत रीज़न है। सो इसमें यही मैं बोलूँगा कि हमको साथ में मिलके काम करना चाहिए। फेवरिज्म वगैरह, ये टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता, और तुम अपने अपने टाइम जोन में चल रहे हो, जब टाइम आएगा तुम अचीव करोगे। कहाँ हर साल टैलेंट गायब कहाँ हो जाता है? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उनको फ्यूचर नहीं दिखता है। सो वो टैलेंट जो गरीब है उसका सर्वाइवल का केस आ जाता है, तो वो जॉब लेके फिर वो सेकेंडरी हो जाता है उसका फिर प्रायोरिटी। और जो रिच क्लास है वो देखता है यार यहाँ तो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरे बिजनेस में या दूसरी फील्ड में जाऊँगा तो आई कैन लीव रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड अर्न मनी। सो ऐसा केसेस हैं। सो इसलिए वो लॉस्ट आउट होते हैं प्लेयर्स मोस्टली फ्रॉम यूथ टू, जब मेन प्रोफेशनल डिसीजन लेना तो प्रोफेशनल प्लेयर बन। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप देख लेते हो प्लेयर को, फिर बताते हो वो डिजर्विंग है या नहीं। तो एक कोच की नज़र कैसे देख लेती है? पहली क्या 3 चीज़ें देखते हो आप? ओके, फुटबॉल सेंस मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसमें फुटबॉल सेंस है नहीं, एंड देन स्किल, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्किल। सो हाउ ही रन विद द बॉल, हाउ इज कोऑर्डिनेशन, वो देख के समझ में आ जाता है ये कहाँ तक है प्लेयर। सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कितना फिजिकल time- फिटनेस वगैरह तो बाद में सब हो जाती है। कितना टाइम फुटबॉल- लगता है आपको? हाँ 15-20 मिनट, आधा घंटा 15 टच में ही समझ में आ जाता है, 5 मिनट में भी समझ में आ जाता है टच में। तो आप 15 से 20 मिनट में एक प्लेयर को देख के बता दोगे कि ये इंडिया जा सकते हैं? यस, इंडिया नहीं, ही कैन बी ये गुड प्लेयर और नॉट। गुड प्लेयर और इंडिया तो बहुत बात की बात बहुत। है ना। सो मीन्स ये खेल सकता है नहीं खेल सकता है, फिर ये बॉर्न प्लेयर है या नहीं, अंडरस्टूड। एक ऐसा है कि भाई इसमें फोड़ ले तू कितना, ये नहीं बन पाएगा, तो उसको ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो कि तू हॉबी के लिए खेल और तू ट्राई कर। हार्ड वर्क से एक लेवल अचीव कर पाएगा। बट एक जो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अभी इंडिया की 140 पॉपुलेशन है,
तो अगर उसमें से वो 20 प्लेयर निकालते हैं तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना उनमें, सब तो साले सोर्स से नहीं आए होंगे ना। सो वैसा है केस, सब नहीं है वहाँ, सब अच्छे प्लेयर हैं, डिजर्विंग प्लेयर हैं, दैट्स वाई दे आर देयर। तो उसमें करप्शन नहीं होता है, उसमें रोटेशन होता रहता है, कभी जो फॉर्म में प्लेयर है वो आता है वो जाता है। तो क्योंकि वो दिखेगा ना सबको, प्लेयर दिखता है ना कि भाई ये अच्छा है या ख़राब है, दिखता है ना खेलते हुए। अब वो कंटिन्यू ख़राब ही खेल प्लेयर नहीं है और उसको इंडिया में तुमने रखा हुआ है तो ये रहेगा, तो स्टेट लेवल में ऐसा थोड़ा होता है, पर वो निकल जाते, छट जाते हैं वो प्लेयर। तो जो आगे आगे जाते हैं वो रियल टैलेंट ही जाते हैं और वो लॉन्ग लास्ट करता है, ऐसा है। रंजीत बजाज ने बोला है कि 2034 में वो इंडिया टीम को वर्ल्ड कप तक लेके जाएगा और 2036 में वो ओलंपिक जो होने वाला है इंडिया के अंदर, उसमें वो इंडिया को एक मेडल भी जितवाएगा। आपका क्या कहना है इसमें? सी मैं वही बोला, अकेला नहीं कर सकता है कोई भी, उसको एज ए साथ में चलना पड़ेगा। AFF के जो अपॉइंट करते हैं कोच वगैरह, उसके ऊपर कोचिंग स्टाफ, विजन, फिर ऑल ओवर सिलेक्शन। अभी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कल को दूसरा रंजीत बजाज उठ के आ गया बंगाल से भी, कोई दूसरा वहाँ से कि भाई मैं कराता हूँ, सो ये मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये हैज़ टू कंसल्ट विद द हायर अथॉरिटी, जो भी है AFF में प्रेसिडेंट कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है वहाँ पर, और वो उससे डिस्कस करके प्लान करना चाहिए कि कैसा बेस्ट कर सकते हैं, एंड दे सी जो बेस्ट सूटेबल है वो हो सकता है। तो डू यू थिंक ऐसा पॉसिबल तो है 2034 में वर्ल्ड कप जाएंगे इंडिया? अरे भाई एक एकेडमी से नहीं होने वाला है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर मुंबई में बैठ के हाँ मैं वर्ल्ड कप खिलाऊंगा, आओ मेरे पास, ये नहीं है भाई पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो हम फिर कभी खेल लेते वर्ल्ड कप को। सो वो सबका अपना अपना एजेंडा है, अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, पर हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। बड़ा देश है, बड़ा टैलेंट है, सब कुछ है, तो उसमें हमको सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ पॉसिबिलिटी है। एक उठ के खड़ा हो जाए और अपना मार्केटिंग करने लगे या व्हाटएवर एजेंडा, डेफिनेटली हैव ए गुड एजेंडा, सोच अच्छा ही रहा है, उसमें कोई बुराई क्या है। इंडिया को पर अभी वो हायर दूसरी जो पावर में है वो देखना चाहिए भाई वो डिज़र्व करता है नहीं करता है। अब उसके पास कोई कोचिंग क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो अभी कहाँ से है वहाँ। वो सुरेंद्र सिंह है जो कोच है एक्चुअली, लाइसेंस साथ में एजुकेशन कर चुके हैं। सो अलग अलग का सबका एजेंडा है, तो वो बोल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है और क्या डिसीजन लेते हैं। वेल एक लास्ट क्वेश्चन, 50 साल से आप फुटबॉल के अंदर हो, इंडियन फुटबॉल को देख रहे हो अंदर से, फुटबॉल ने आपको क्या दिया और क्या छीन लिया आपसे? वो कुछ नहीं छीना सब कुछ मिला ही मिला है यार। ये हम तो इसमें यही बोलूँगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे और क्या लेके जाएंगे, कृष्ण भगवान की बात है। सो बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ, आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो लेवल से मैं आया और अचीव करता गया, लोग मिलते गए, खेलता गया, कोचिंग में इतना मैंने नहीं सोचा था। मैं तो एक BA पास था, हमको उस टाइम हमारे टाइम में ऐसे ही होता था कि भाई जॉब ले लो बस। अब मेरे को बैंक का जॉब मिल भी रहा था, पर मेरा ड्रीम था कि प्रोफेशनल खेलने का। और फिर मैं आ गया है मुंबई, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में खेला, फिर यहाँ मेरे को एग्जीक्यूटिव जॉब मिल गया क्योंकि ग्रेजुएशन थी। जब खेलना छूटा तो जा गए भाई दुनिया में क्या हो रहा है। तो फुटबॉलर की लाइफ अलग ही रहती है, खाओ पियो खेलो मस्त रहो। सो वहाँ मैनेजमेंट सीखने को मिला अंडर महिंद्रास, वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियर से सब बात मिलना शुरू हुआ। तो एक नया लेवल शुरू हुआ कि भाई एजुकेशन की बहुत वैल्यू है आफ्टर फुटबॉल। एंड देन मैं कोचिंग में आने का कुछ प्लान था नहीं। यहाँ इंडिया में बाहर तो सब सिस्टमेटिक चलता है, वो पहले ही से सोचते हैं कि हाँ भाई प्लेयर बनना है, कोच बनना है क्या। इंडिया में ऐसे यहाँ तो फॉल इन सिचुएशन हो जाती है तो फॉल इन सिचुएशन हो गया कि ऑफिस में काम करना है तो उससे अच्छा वाई नॉट इन कोचिंग। सो ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेके कोचिंग में आ गया, और फिर वहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफाइड सब कोचेस मिलते गए, लोग अच्छे, जैसे मैंने गैब्रियल सर मिल गए, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, कोचेस मिले, फ्रेंड्स मिले, सब। सो रियली हैड ए ग्रेट टाइम इन दिस 60-year जर्नी कह सकते हैं। एंड आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव कि अपनी लाइफ टाइम में तो इंडिया वर्ल्ड कप खेल लेगा, देख लेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो वही है कि बहुत कुछ दिया है फुटबॉल ने, एंड वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स सर,
एक नंबर, मज़ा आ गया। कितना कुछ जानने को मिला आज। आई होप बहुत इन्फॉर्मेटिव वो गया है और पब्लिक को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स अलॉट सर, आप आए, आपने अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, मज़ा आ गया। थैंक यू जतिन, बहुत मैं आई एंजॉयड रियली एवरी मोमेंट ऑफ इट। जैसे मैंने प्लीज हमने जो शो किए वर्ल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, और मेरा सोचने का तरीका भी बहुत ब्रॉड हो गया कि टैक्टिकली रिफ़्रेश हो गया, एंड देखकर भी बहुत अच्छे मैचेस मिले, एनालाइज किया, सोचना पड़ा। क्योंकि हमारा फुटबॉल कोचेस का तो वैसे ही है कि एनालाइज द फुटबॉल, look for the problem, find for solution and identify the mistake, rectify that। तो हमारा एवरीडे का जॉब है। बट ये दूसरे वे से भी हमको जानने का मौका मिला कि भाई, और तुम बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए यार स्टार्टिंग से आपने, और बहुत टाइम दिया, और रियली वेरी मच, एंड डेफिनेटली आई बिलीव इट, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हमारा जो पॉडकास्ट को है, एंड सबको मिलके साथ में काम करना चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन बन पाएंगे और हम वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। नहीं तो इंडिविजुअली तो माथा फोड़ते रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक्स अलॉट। इतना सीखने को मिला है, हमें सबको साथ मिल के काम करना है, तो आप लोग भी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप मतलब इस चीज़ को और अपने दोस्तों तक पहुंचा पाओ। साथ मिल के काम करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, हम आपके सामने और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।